स्वागत है दोस्तों आपका महामन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। याद होगा आप लोगों को सीवीटी यूजी के लिए और पीजी के लिए हम लोग जो जनरल अवेयरनेस टेस्ट होता है उसका जो जीएटी का पोर्शन होता है उसमें हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे जीके जीएस में। आपको पता होगा हम लोग सोवरेनिटी डिस्कस कर रहे थे। तो उसको सोवरेन क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जिसके पास ये पावर हो कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। आज की डेट में सोवरेनिटी एक डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है कि कोई देश अगर लोकतंत्र है या फिर डेमोक्रेसी उस देश के पास तो सोवरेन होना ही चाहिए। ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी सोवरेनिटी बहुत खतरे में है। चाइना जैसे देश हैं वो लोगों की सोवरेनिटी पे अटैक करते हैं बाय यूजिंग डेट ट्रैप पॉलिसी। ये जो जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स है, कभी किसी और दिन फुर्सत में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े दोस्तों। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। ठीक, आपको मैंने दो इन्फॉर्मेशन बताई थी, याद है कि प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पर पहले दिन कौन बैठे थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड। ठीक, 7 लोग की, अब मैंने बताया था 7 लोग थे। ठीक, और उसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब दोस्तों जो संविधान को ड्राफ्ट करेगी बनाएगी, मेनली उनके काम हाथ में था ये काम। सेवरल बहुत सारी कमेटीज ही बनी जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए। मेन इन लोग का चर्चा करते थे कि कौन चीज़ रखनी कौन चीज़ नहीं रखनी है। इसकी एक मेंबर हुआ करती थी, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक बहुत मेंबर हुआ करती थी, रानी अमृत कौर। अमृत कौर ने ही क्या कहते हैं, अमृत कौर को केटी शाह ने कहा कि आपको कहानी सुनाते चलो। केटी शाह हमारे मेंबर थे किसके? आपको ड्राफ्टिंग कमेटी। केटी शाह ने कहा कि जब हमारे देश आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग क्यों राजा रजवाड़ा का कॉन्सेप्ट रखेंगे? आप क्यों रानी होंगी? आप क्यों महाराजा होंगे? महाराजा धीराज जी क्यों बोलेंगे हम लोग? जब एक देश लोकतंत्र होगा तो सब लोग हम लोग राइट टू इक्वालिटी प्रीच करते हैं कि सब लोग बराबर होंगे। तब उस समय डिसाइड हुआ था, एक्सेप्ट जितने भी हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जैसे कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलेंगे उसे, कोई पंडित है तो पंडित बोलेंगे उसे। पंडित मतलब पूजा पाठ करने वाले नहीं होते हैं। पंडित डॉक्टरेट्स होते हैं जिन्हें पहले लोग, जो अभी डॉक्टरेट्स होते हैं उन्हें हम लोग पहले पंडित कहते थे। पंडित बिस्मिल्लाह खान। अभी तो बहुत बड़ा ऑक्सीमोरन हो गया कि एक मुसलमान पंडित कैसे हो सकता है, पर पंडित उसी कहते थे जो किसी विषय में बहुत महारथी हो। तो ये सब रखेंगे। पर जो भी आपको जनरेशन वाइज मिल रहा है, जैसे कि राजाधिराज, महाराजा, छोटे राजा, जो ये सब नहीं होगा, तो उसी समय रानी अमृत कौर क्या हो गई? अमृत कौर हो गई। ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स होंगे जो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। आगे बढ़े दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर क्या हुए? इस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब ड्राफ्टिंग कमेटी बन रहा था तो ये डिसीजन महात्मा गांधी का ही था कि उसमें भीमराव अम्बेडकर होंगे। और जितनी भी सारी कमिटीज बनी थी उसमें महात्मा गांधी ने विशेष जोर दिया था, जितनी भी कमिटीज हो उस और वर्ग के और महिलाएं जरूर से जरूर हों। कि आपको पता होगा कि भीमराव अम्बेडकर बहुत सारी चीज़ों में उनका द्वंद्व था महात्मा गांधी से, कि थोड़ी दिक्कतें थी, वैचारिक मतभेद थी, पर इज्जत थी एक दूसरे के लिए। अगर आप लोग को लड़ने वाले हैं तो लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि इतिहास पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमिटी जो थी, एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग यूनियन प्रोविंस कमिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगी, यूनियन पावर जो होगी कमेटी से कौन कौन सी दी जाएगी वो थी। दूसरा क्या है? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। तीसरा क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी। इसके हेड कौन है? वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये सारे यूजी पीजी के एंट्रेंस के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे यूपीएससी पीसी लेवल के इंपॉर्टेंट है। इसे कौन हेड थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपने लास्ट स्लाइड में देखा ही है। अलग है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उस पर। ठीक, अगला क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टेट कमेटी, और फिर जवाहरलाल नेहरू स्टीयरिंग कमेटी। देखो नेहरू, पंडित नेहरू रूल करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यहाँ से कहानी चालू होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो मैं आपको लिखाने वाला हूँ। ठीक, इट टुक 2 years 11 months and 18 days इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था, ये स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ क्योंकि 22 में और 24 में दोनों में यूजी के इंटरेस्ट में आया था। कितना समय लगा था हमारे संविधान को बनने के लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन। हर दिन लोग नहीं बैठते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। टोटल आई थिंक 60 से कुछ ज्यादा मीटिंग्स हुई थी। मेन काम क्या था? रिसर्च का, कि अगर आप आए तो अपना सब कुछ खाका तैयार करके लोग लेकर आते थे। अलग अलग संविधान को पढ़ते थे, यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस, बहुत सारी चीजें हम लोग और संविधान से लिए। मैं अभी आगे बताऊंगा, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। आगे बढ़ते हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। 1949 में हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, हमने अडॉप्ट कर लिया था।
Some of the provisions relating to citizenships, election, provisional parliament, etc. came into force on the same day. उसी दिन डिसाइड हुआ कि क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा. इलेक्शन कमीशन वो बॉडी होती है जो इलेक्शन कराती है. फर्स्ट इलेक्शन कमीशनर क्या होता है? इलेक्शन कमीशन क्या होता है दोस्तों? एक बॉडी होती है जो कि देश में इलेक्शन कराती है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे. तो जब हमारा पहला इलेक्शन कमेटी बना था उसके हेड कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन. लिख लीजिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सुकुमार सेन. और अभी कौन है? राजीव कुमार है. ठीक, पता भी होगा आपको कि हाल फिलहाल में जो हमारे क्या कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन था? बहुत ही महान, बहुत ही मतलब अच्छे एक्टर हैं, डॉक्टर सॉरी पंकज त्रिपाठी. मैं डॉक्टर नहीं, पंकज त्रिपाठी जो कि एक एक्टर हैं. ये आपके क्या कहते हैं करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? पंकज त्रिपाठी. दोस्तों क्योंकि अभी इलेक्शन हाल फिलहाल में बीता है तो जितने भी इलेक्शन के इंपॉर्टेंट इलेक्शन के फैक्ट्स हैं, जितने भी ओलंपिक्स के फैक्ट्स हैं, जो जो आपके साल में होता है वही चीज करंट अफेयर्स में आती है. करंट अफेयर्स बहुत आसान है, कुछ दिनों में हमारे सर हैं आपसे मिलेंगे करंट अफेयर्स को लेके. आगे बढ़ते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ये कुछ कुछ प्रोविजन थी, आपको पता ही होगा. आगे बढ़ते हैं. रिमेनिंग प्रोविजंस केम इनटू फोर्स ऑन द 26 जनवरी 1950. बहुत सारे जो अलग प्रोविजंस थे, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप किस को मिलेगी, किस को भारत की नागरिकता मिलेगी, उसमें तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं. 2004 का अमेंडमेंट, 1987 का अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसी कभी मन करे तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो आजकल बहुत चर्चे में है. एनआरसी के बारे में कि किसी को जो एक बहुत फेमस कविता भी है वरुण ग्रोवर की, कागज नहीं दिखाएंगे. कागज दिखाना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जिसकी सोवरेनिटी है, ताकि पता चले कि कौन इसका नागरिक है. आपको हाल फिलहाल में पता चला होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संविधान में बदली जा रही हैं, उन जो स्पेशल अमेंडमेंट्स हुई है उनके लिए भी हम लेक्चर लेकर आएंगे. आगे बढ़ते हैं. अलॉन्ग विथ 8 मेजर कमिटीज द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी. मैंने बताया था, ये यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है. 19 अगस्त को मैं पहले बैठी थी ये. ऑन 29 अगस्त 1947 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ठीक, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने. ठीक, दूसरे क्या फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक एडवाइजर भी हुआ करते थे. ठीक, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एडवाइजर हुआ करते थे. कौन थे वो? बेनेगल राव. सर बेनेगल राव या फिर बी एन राव. अब आप बोलोगे कि सर क्यों लगाया सर आपने? सर इसलिए क्योंकि ब्रिटिश जो है कुछ लोगों को नाइटहुड की उपाधि देती है. सर एलिस्टर कुक. एलिस्टर कुक बहुत महान इंग्लैंड के बैट्समैन है. टेस्ट में 10,000 रन बना चुके इंग्लैंड के लिए. मात्र 2 प्लेयर थे जो इंग्लैंड की ओर से इंग्लैंड इंटरनेशनल टेस्ट मैच में 10,000 रन बना चुके हैं. उनमें से एलिस्टर कुक भी थे. तो उस सर की उपाधि दी गई है. आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों. आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग. ठीक, 15 वुमेन्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, कुछ कुछ क्या कहते हैं 15 वुमेन थी जो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हो रहा था. उनमें कौन कौन सी थी? दयाक्षिणी वेलुधन, हंसा जीवराज मेहता, अमृत कौर जिसकी मैंने आपको कहानी बताई, अमृत कौर, अम्मू स्वामीनाथन, बेगम आजाद रसूल. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको कोई नहीं बताएगा. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम क्या था? लखनऊ से थी बेगम एजाज रसूल. प्रोफेशन से वो एक बहुत बड़ी शायरा थी. ठीक, एकमात्र मुस्लिम महिला थी. मुस्लिम मैन बहुत सारे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत सारे थे, पर एकमात्र मुस्लिम महिला क्या थी? बेगम एजाज रसूल. यूपीएससी प्रीलिम्स के 2017 में क्वेश्चन आया था कि हु वाज द ओनली मुस्लिम मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उनका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उस अलग अलग वर्ण के एससी, एसटी, कहते हैं आपको जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के लोग थे. उसके बाद उसमें भी बहुत कोशिश की गई थी कि अलग अलग कमेटी, जैसे कि एक बहुत बड़े प्लेयर थे हॉकी के, वो भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. पहलवान लोग भी थे, राइटर्स भी थे. और मेनली बता दूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 70% मेंबर्स तो लॉयर्स थे. आपको जान के हैरानी होगी, आपको एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ. महात्मा गांधी लॉयर, दो ही वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. महात्मा गांधी लॉयर, पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉयर, वल्लभ भाई पटेल लॉयर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉयर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉयर. लोग कहते हैं कि ये लॉयर्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो लॉयर्स ने मिलकर बनाया है. जो दो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग ने एक दो बहुत मेजर क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के खिलाफ वोट किया था कि ये खराब है. इसमें बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर्स थे, दो इट वाज राइट, 80% मेंबर्स थे वो कांग्रेस के थे और मेजर लोग लॉयर्स थे. तो लोगों को लगा कि ऐसा कानून बना देंगे कि ऐसे, क्योंकि लॉयर्स
दे आर वेरी शार्प ब्रेन, दिमाग बहुत तेज चलता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसका इंटरप्रिटेशन का काम किसको दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2024 में आया था कि हु हैज द राइट टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन आपके पास है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और चौथा क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है क्योंकि लॉ सब नहीं समझ सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों, कुछ हमारे संविधान के सैलिएंट फीचर्स देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, पहले बात क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक, ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से हमने ये प्रावधान लिया है क्या, कि हमारा संविधान एक लिखा हुआ संविधान होगा। आगे क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, 25 भाग, 448 आर्टिकल्स। फिर क्या है, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक, ये हमारा प्रियम्बल है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens। ध्यान दिया होगा आपने, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये मैंने खुद से अंडरलाइन किया है। ये मैं जो आपको दोस्तों चर्चा कर रहा था कि 2 वर्ड्स यहाँ पे और 1 वर्ड यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्या क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट, संशोधन का कॉन्सेप्ट। तो हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन, लगभग 106 संशोधन हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट में बता दूंगा। वैसे आर्टिकल 368 से हमारा संविधान अमेंड होता है। ठीक, 3 शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये कब ऐड होता है दोस्तों, 1976 42nd अमेंडमेंट में हमारा ये अमेंड हुआ था। और इसको अमेंड करने वाले कौन थी, इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। उनका सही नाम क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। जिनको पता नहीं होगा, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री हैं। ठीक, ये 3 चीजें। सोशलिस्ट क्या होगा दोस्तों, एक हमारा देश जो होगा वो सोशलिज्म के राह पे चलेगा। दूसरा क्या है, सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलरिज्म मतलब जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है किससे, धर्म से। स्टेट एक डिफरेंट एंटिटी है और धर्म एक डिफरेंट एंटिटी है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के बिना कुछ नहीं होता है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है कि जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट है, उसकी नजरों में हर एक धर्म बराबर है। कोई भी स्कीम आएगी जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं आएगी, वो हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जोरास्ट्रियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म सबके लिए आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। जो क्या कहते हैं 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसका दूसरा नाम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इससे बहुत सारी चीज भतेरे में, बल्क में चीजें बदली गई थी। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की सीरीज में मैं उसे कवर करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमने ली हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या है, सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आप पूछोगे पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है दोस्तों, कि हमारे देश में जो हमारे नुमाइंदगी करने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे, पार्लियामेंट से होंगे। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हम कुछ लोगों को वोट दें और वो लोग हमारे लिए लॉज बनाए। ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम में दोस्तों ध्यान देने की बात यह है कि 2 हेड होते हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट जो कि सेरेमोनियल हो सकता है। ब्रिटेन में भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पर उनके हेड कौन है, क्वीन है, अभी खैर किंग हो गए हैं। ठीक, और हमारे इंडिया में क्या है, वो कौन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, जो सेरेमोनियल हेड होंगे यानी हेड ऑफ स्टेट। और दूसरा कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो कि दोनों यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का हमने कॉन्सेप्ट कहाँ लिया दोस्तों, यूके, यूनाइटेड किंगडम से, जो हम पे रूल करके गया था। दूसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ दोस्तों क्या कहता है, इस कानून की नजर में सब लोग एक बराबर हैं। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी कि सारे लोग कानून के नजर में एक बराबर होंगे, कोई बड़ा नहीं होगा। ये कहाँ से लिया हम लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। फिर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में है। ठीक, ये हम लोग कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। यूएसए से हमने एक और चीज ली थी, याद करिए दोस्तों, क्या ली थी, कि हमारा संविधान लिखा हुआ होगा। अगला क्या है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है दोस्तों, कि अगर कोई भी, मान लीजिए हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि XYZ पर्सन को फांसी देना है, दैट पर्सन कैन अपील इनटू सुप्रीम कोर्ट। उसके पास जुडिशियल रिव्यू की ताकत होती है कि वो चेक करा सके दोबारा, सुप्रीम कोर्ट एक बार देख ले कि कोई डिसीजन सही है नहीं, एंड सुप्रीम कोर्ट हैज पावर किसी भी डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है। या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का मन हुआ, ये कोई केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, लाओ मेरे पास लाओ, मैं देखूंगा। जो भी केस सुप्रीम कोर्ट के बॉन्ड लगते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एक पूरी मैं लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया है। ठीक, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यूएसए में होगा। आपको दोस्तों बता दूं, अगर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक,
तो प्रेसिडेंट जब एब्सेंट रहते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है बहुत ही मतलब विवादास्पद, मतलब कैसे भी उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे दो प्रेसिडेंट हैं जो अपने टेन्योर के दौरान ही मर गए, दोनों मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। कमेंट में आप बताइएगा। उसमें बता दो, एक जाकिर हुसैन थे, उसके दूसरे थे फखरुद्दीन अली अहमद। तो उनके एब्सेंस में कौन बैठते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं। एक और फैक्ट मैं बताया था आपको, अगर प्रेसिडेंट मर गए तो उनकी जगह कौन बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं मर गए तो कौन बैठेंगे? सीजीआई। सीजीआई मर गए तो कौन बैठेगा? आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। वो हम लोगों ने कहाँ से लिया? जर्मनी में। इमरजेंसी दोस्तों क्या होती है? आपातकाल की स्थिति, जब भी देश को ऐसा लगे कि लोगों के राइट्स को रोकना है। मेनली इमरजेंसी भी तीन तरह की होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, और एक क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी भी स्टेट में। ये मैं प्रेसिडेंट के पावर्स में आपको अच्छे से बताऊंगा। ये हम लोगों ने कहाँ से लिया? जर्मनी से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटी से कॉन्सेप्ट कहाँ लिया हम लोगों ने? रशिया। वैसे रशिया काट के आप लोग उसको यूएसएसआर लिख दीजिए, क्योंकि जब हम लोगों ने लिया था 1976 में, उस समय रशिया नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, उस समय कौन करता है? यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था। फिर क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट। उससे कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? बहुत सारे ऐसे पावर होते हैं जो सेंटर के पास होते हैं, दूसरा क्या होता है? स्टेट के पास होते हैं। कुछ ऐसे पावर होते हैं जो सेंटर स्टेट दोनों के पास होते हैं, उनको हम लोग किस में डालते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। अगला क्या है? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हम लोगों ने किससे लिया है? आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। दोस्तों ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पक्का एक ने क्वेश्चन आएगा, ध्यान देने की बात है। ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों। एक और है क्वाजी फेडरलिज्म, कि हमारा फेडरलिज्म क्वाजी फेडरलिज्म होगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पूरी मैप है, ठीक। 9 दिसंबर को पहली बार बैठे थे। फिर यहाँ लिखा होगा कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की थी। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? अगस्त 29, 1947 को। नवंबर 26, 1949 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई थी। जनवरी 24, 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था। और आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद, यानी 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया था। एक बार मैं हट जाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला लेक्चर था, और ये दूसरा लेक्चर था इस सीरीज में। संविधान कैसे बना, की सारी कमिटीज थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, इन सबको आप नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहिएगा। महामना एकेडमी दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा इंकरेज करता है बच्चों की पढ़ाई पे। एक क्या कहते हैं कि हर परिवेश का बच्चा, किसी भी कम्युनिटी से, कास्ट, रिलीजन, किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, फील फ्री टू विजिट अस। नीचे आपको नंबर मिलेंगे, कांटेक्ट करिए, हमारे कोर्सेज से एनरोल होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।